साथ डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव जुड़े हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। काफ़ी मार्केट में रेजिलियंस रहा, इतना सब कुछ हुआ उसके बावजूद, लेकिन अब ये जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट इजराइल ईरान, और जिसमें लग रहा है कि शायद, हालांकि ऑफिशियल पोजीशन यूएस की है कि उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक शायद वहाँ से सपोर्ट हो। ऐसे में ब्रेंट 75 के पार कैसे अप्रोच करें मार्केट को यहाँ से? अनुज जी, बड़ा सिंपल सी बात है। ये मार्केट आपने सही कहा, रेजिलिएंट है, लेकिन इसमें रिटर्न भी नहीं आ रही है। रिस्क बढ़ते जा रहे हैं और रिटर्न नहीं आ रही है, वॉलेटिलिटी भी बढ़ रही है। तो अगर इन्वेस्टर हैं आप, आपको रिस्क भी उतना ही देखना जितना रिटर्न। रिटर्न अगर आपकी 1% आती है 10% रिस्क लेके, तो उसका रिटर्न का वैल्यू नहीं है। खासकर जिस इन्वायरमेंट में फिक्स इनकम में भी आपको अच्छे रिटर्न आ रहे हैं, गोल्ड में बहुत बेहतरीन रिटर्न आया है, सिल्वर में उससे भी बेहतरीन रिटर्न आया है। उसके देखते हुए कि आज की तारीख में इतनी वॉलेटिलिटी में क्रूड के रेट हाई, किधर पे क्या होता है, एक रॉन्ग मिसाइल गोज टू द रॉन्ग प्लेस एंड यू हैव अ डिफरेंट प्रॉब्लम इन योर हैंड्स। और मे बी पीस भी हो सकती है, बट चांसेस हैं कि जब ये चीज शुरू होती है, ये इक्विटी मार्केट को और एक्चुअल रियल मार्केट को काफी तंग करके निकलती है। उसको देखते हुए अनुज जी, आज की तारीख में तो अपने आप को एसेट लाइट रखना है। इस मार्केट में, इस वैल्यूएशंस में, अप्रैल में जून का क्वार्टर देखते हुए खासकर इंक्रीज करना पोजीशंस हमारे हिसाब से नहीं है। सेक्टर छोड़ दीजिए, सेक्टर डजंट मैटर। मार्केट जब जाती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, बराबर होती है। इस मौसम के अंदर में आप जरा थोड़ा सा अपना हाथ रोक के रखिए, थोड़े से अपने मेटल की तरफ देखिए कि अगर आपके पास में प्रेशियस मेटल नहीं है तो उधर जाके देखिए। थोड़ा सा फिक्स इनकम में देखिए, आप जाके वहां पे यील्ड अच्छी मिल रही है आपको। इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा मंदा है तो आराम से रहिए, डोंट कमिट टू मच। इस मार्केट के अंदर में बहुत वॉलेटिलिटी है। ओके, बिल्कुल नहीं, खैर ये बात तो सही है, लेकिन इशू क्या है कि हमारे यहाँ पर स्पेशली पिछले 5 साल में जो मार्केट रहा है, दूर रहा नहीं जाता मार्केट से। अगर किसी को रहना ही है मार्केट में, तो कौन सी थीम्स अच्छी लग रही हैं यहाँ पर, कहाँ पर मौके ढूंढें? देखिए, कोई ये नहीं कह रहा कि अब मार्केट में जीरो हो जाए, ना कि बेच दें सारे स्टॉक। ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक कि हमने भी बेच दिया और किसी ने बेचा हो। ये होती है कि इंक्रीमेंटल फंड कमिटमेंट कितनी करनी है आपको, और लेवरेज पोजीशन लेनी है कि नहीं लेनी है। आई थिंक दो क्वेश्चन हर एक आदमी सोचता है कि यार, मैं फ्यूचर्स ऑप्शन में जाऊं नहीं जाऊं, या मार्जिन फंडिंग करूं अपने पोजीशंस की, या फिर अपना जो मेरा एलोकेशन है उसको बढ़ाऊं। आई थिंक हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। और जो आपके पोर्टफोलियो है, खासकर 2-3 सेक्टर इंडिया के बिल्कुल ठीक है। जैसे हमने कहा, हेल्थ केयर और हॉस्पिटल्स एकदम फर्स्ट क्लास सेक्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर में। लॉन्ग टर्म रिटर्न देंगे, शॉर्ट टर्म में जो मर्जी वॉलेटिलिटी हो, बट आपका स्टेडी डोमेस्टिक सेक्टर है। दूसरा सेक्टर जो हमारा है इंजीनियरिंग का, उसके अंदर में आप डटे रहिए। कंपनियां बहुत बेहतरीन कंपनियां हैं, लेवरेज लो है, गुड एक्सपोर्ट मार्केट अच्छी है उनकी, वहां पे भी कोई प्रॉब्लम है। तीसरी है, एक सेट है जो पी फंड की ओन्ड कंपनीज हैं। आप देखेंगे रिटर्न उनकी, जो पी फंड की ओन्ड कंपनीज होती हैं, उस पर काफी बेहतरीन रिटर्न आती है। और खासकर क्योंकि उनका एक मुद्दा होता है कि 5 से 7 साल में निकलना है बाहर, तो वैल्यू क्रिएट करके एग्जिट करना उनकी स्ट्रैटेजी होती है। आप भी इन्वेस्टर हैं, पिगी बैक करिए, चाहे आपका गोल्ड फाइनेंस कंपनी है, चाहे आपकी कंज्यूमर कंपनी है, चाहे आपकी फार्मा कंपनी, जहां जहां पी ने निवेश किया हुआ है या कंट्रोल में है, वो सेगमेंट आपके लिए ठीक है। वॉलेटिलिटी कहाँ आती है? जैसे बिल्कुल ही स्मॉल कैप के अंदर में आपको वॉलेटिलिटी आएगी, शेयर प्राइस 20 से 30% ऊपर नीचे होते हैं। वहां पे आपको देखना है थोड़ा सा कि आपके पास कितना एक्सपोजर है, किस कंपनी में एक्सपोजर है। तो ये नहीं कहूंगा जीरो कर दीजिए, बट पॉइंट ये है कि आज की तारीख में सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है। ये एक जो मार्केट अपीवल थी कि सब कुछ चलेगा, वो रुका हुआ है इसके अंदर में। और करेक्शंस, अनुज जी, सबसे बड़ी बात है, करेक्शंस बहुत तेज और बहुत सीवियर आ रही हैं मार्केट के अंदर में। आपने देखा होगा, खासकर मिड कैप एक एक दिन में 20-20% जो उनके फिल्टर लगते हैं, और 3-4 हफ्ते के अंदर में 30-40% वाइप आउट। उससे आपको दूर रहना है, बिकॉज इस मार्केट में कैपिटल लॉस को रिकवर करना बहुत मुश्किल है। तो सेगमेंट्स हैं, डटे रहिए, आराम करिए, लेकिन इंक्रीज एक्सपोजर लेना शायद हमारे हिसाब से इस समय तो वाजिब नहीं है। मार्केट चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता, बट आज की तारीख में तो नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने अजय जी। नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। नमस्कार आपने वीरेंद्र जी। हेल्थ केयर स्पेस का जिक्र किया, वाकई बहुत अच्छा पैसा बना यहाँ पे हॉस्पिटल स्टॉक्स में। एक और स्पेस जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, जिसमें मतलब उतनी वॉलेटिलिटी नहीं थी, वो थी इंश्योरेंस स्टॉक्स। लुक एट HDFC लाइफ, SBI लाइफ, यहाँ पर आपका झुकाव है क्या थोड़ा सा? देखिए, इसको लेना चाहिए, रखना चाहिए पोर्टफोलियो। वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा सेगमेंट आपने चूज किया है, बट इसमें पेशेंस चाहिए।
पेशेंस इसलिए चाहिए कि ये धीरे बढ़ते हैं, आपने देखा होगा इनकी ट्रेजेक्टरी भी देखेंगे, धीरे बढ़ते हैं, कई बार बहुत फ्रस्ट्रेट कर देंगे आपको ये स्टॉक्स। उसको देखते हुए, वनस्पति देखते हुए आपको इनके साथ में पेशेंस रखना है। लॉन्ग टर्म इंडिया के अंदर में इंश्योरेंस की थीम तो बहुत लंबी चलेगी, और अभी तो शुरू भी नहीं हुई है ये थीम, बिकॉज इंडिया की कितनी लेस देन 5% पॉपुलेशन इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदती है आज की तारीख में। तो थीम के हिसाब से, कंपनीज के हिसाब से, स्टैंडिंग के हिसाब से, रेगुलेटरी के हिसाब से सब पॉजिटिव है। इशू यही है, पेशेंस। आप में पेशेंस है कि नहीं है इन स्टॉक को झेलने की, बिकॉज ये बहुत, आप इनकी जर्नी देखेंगे, काफी फ्रस्ट्रेटिंग जर्नी रही है। बिल्कुल, थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए यहाँ पर आपको, और तभी शायद आप इसमें पैसा बना पाएँगे। अच्छा, जो 2-3 सेक्टर्स इस वक्त काफ़ी बुरे सूरत हाल से गुजर रहे हैं, उसमें आप एक रेयर अर्थ मैग्नेट का जो इशू था चाइना के साथ, और जो चाइना ने सप्लाईज रुकी हुई हैं, उसका आप ऑटो पे, ईवी पे क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? और ऑटो जो कि पूरा CY 24 के मिड से हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है, अब क्या स्थिति देख रहे हैं आप ऑटो में इस वक्त? देखिए, मैग्नेट की सिचुएशन तो मोस्टली ईवी को मैटर करती है, तो जो ईवी का शेयर तो इतना ज्यादा इंडिया में है नहीं। बट ठीक है, ग्रोथ के अंदर में ईवी का शेयर ज्यादा था, क्योंकि आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि जो आइस कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनकी ग्रोथ कम रही है। ईवी की ग्रोथ ही, जो सारी ग्रोथ आ रही है ऑटो में, ईवी की ग्रोथ से आ रही है। उसमें थोड़ा सा मैग्नेट से अलावा वीरेंद्र जी सबसे बड़ी वहां पे इशू आ रहा है कंपटीशन का। अगर सबको मिल भी जाए मैग्नेट, तो जो कंपटीशन चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर में, आप टू व्हीलर ईवी में देखिएगा 12 से 14 प्लेयर आज की तारीख में compete कर रहे हैं। गाड़ियों के अंदर में आप देखिएगा 5 से 7 प्लेयर compete कर रहे हैं, और इसीलिए इसीलिए उस पूरे सेगमेंट में सिर्फ एक आदमी पैसा कमाता है, जो एसयूवी बनाता है इंडिया के अंदर में, और जो ट्रैक्टर एसयूवी बना के बेचता है अलग से निश के अंदर में। कोई भी इसमें से प्लेयर जो ईवी के अंदर में है और जो नॉर्मल कंबशन टू व्हीलर बना रहा है, वो किसी ने इक्विटी रिटर्न नहीं दी है उनको मार्केट के अंदर में। तो इसके देखते हुए चलें कि अगले 12 महीने में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ज्यादा हो गई है, और मोर देन मैग्नेट इशू जो आ रहा है ईवी के अंदर में आ रहा है फाइनेंसिंग का। वहां पे आप एक अननोन प्रॉब्लम आ रही है कि जो फाइनेंसियर्स हैं ईवी व्हीकल्स को, टू व्हीलर्स को फाइनेंस देने में बहुत हिचकिचा रहे हैं, बिकॉज उसकी हमें एंड वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू पता नहीं। आपकी गाड़ी की वैल्यू तो अच्छी मिल जाती है आपको इंडिया में, बट ईवी की टर्मिनल वैल्यू पे अनसर्टेनिटी है, और डिफॉल्ट रेट बहुत ज्यादा है जो आप ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आज का जो कंस्ट्रेंट है मार्केट का, मैग्नेट तो सुधर जाएगा, एक नहीं 2 महीने में आ जाएंगे, बट जो फाइनेंसिंग का कंस्ट्रेंट है वो आई थिंक सुधरने वाला नहीं है। तो ऑटो को आराम पे रखिए, स्लो पे रखिए। ऑटो एंसिलरी कंपनीज, इंजीनियरिंग कंपनी जो सप्लाई करती हैं, उस पर ज्यादा फोकस रखिए, बिकॉज उनकी ग्लोबल मार्केट भी है। नॉट कि हमारी टू व्हीलर कंपनी ने अच्छा एक्सपोर्ट नहीं किया, बट मेरे हिसाब से ऑटो एंसिलरी मार्केट जो ग्लोबल सप्लाई करती है, वो शायद अच्छा रिटर्न देंगी आपको वनस्पत की लोकल कंपनीज। अच्छा, पिछले 2 महीने में मार्केट में सबसे ज़्यादा जो स्टॉक की चर्चा हुई है वो लिस्टेड भी नहीं है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट प्ले में शानदार मोमेंटम रहा है। यहाँ पर आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? हालांकि हायर लेवल से करेक्शन आई है बीएससी में, एंजल वन में, सीडीएसएल में, लेकिन इस स्पेस में आपका क्या व्यू है? देखिए, डिस्क्लोजर के लिए अनुज जी, हमारे पास भी शेयर हैं उसके एनएसई के, तो काफी लॉट्स में, तो वो तो डिस्क्लोजर है। देखिए, इंडिया की जो स्टोरी है, कैपिटल मार्केट की स्टोरी है पिछले 5 साल की अनुज जी, और आई थिंक अगले 10 से 15 साल की स्टोरी चलती रहेगी। और अगर इंटरेस्ट रेट इस तरीके से घटाए गए हैं, तो कैपिटल मार्केट स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है मेरे हिसाब से। ये इशू आता है कि आप किस पॉइंट पे उसको एंटर करते हैं अपने रिटर्न बनाने के लिए। हाई पे करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ना। इंडिया में लकीली, इंडिया में अनलाइक अमेरिका में जहाँ पे आप एक्सचेंज में और भी कर सकते हैं, बट इंडिया में आपके पास में 2 एक्सचेंजेस मेन हैं। एक मेजर कमोडिटी एक्सचेंज है, और उसी 3 के एक्सचेंज, आप एक्सचेंज को लेके चले अगर अनुज जी, तो 3 ही कंपनियां हैं ना, आप उसमें ले सकते हैं ना। उसमें यही इशू आपके पास आता है कि आपका एंट्री पॉइंट क्या है, क्योंकि ये देख लीजिए कि अ, ये बीएससी ले लीजिए। बीएससी इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 10 बैगर इन लास्ट 3 इयर्स। ऑलरेडी 10 बैगर हो चुका है 3 साल के अंदर में। एनएससी जब लिस्ट होगा तो पता लगेगा, बट काफी अच्छी रिटर्न आ चुकी है उसके अंदर में। सेम इज एमसीएक्स, जो आपका कमोडिटी प्लेयर है, उसके अंदर भी 4 to 5 पर बैगर आ चुका है पिछले 3 साल में। इशू यही है कि आपकी एंट्री पॉइंट, इशू ये नहीं कि आप रखेंगे नहीं रखेंगे, आपका एंट्री पॉइंट कैसे आप उसको करेंगे जिससे आपको रिटर्न मिल सके। और उसके लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। मार्केट करेक्शन के दिन उठाना पड़ेगा, ना कि मार्केट हाई के दिन उठाना पड़ेगा। उठाएंगे जरूर, रखिए जरूर। कैपिटल मार्केट स्टोरी तो इंडिया की स्टोरी है, अगले 10 साल 20 साल चलती रहेगी।
बट लेकिन एंट्री पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि वहां से आपको रिटर्न मिल जाए, ना कि नुकसान हो। हम्म, वो हेरा फेरी का मीम याद आ गया, पैसा ही पैसा होगा। वो एनएससी के काफ़ी लॉट हैं आपके पास, जैसा आपने बोला। उसके बाद अच्छा, एक और स्पेस जहाँ पैसा अच्छा बना, और काफ़ी लोग मान रहे हैं कि शायद अभी एक स्ट्रक्चरल थीम हो, डिफेंस। यहाँ है क्या आपके पास स्टॉक्स? देखिए, यहाँ पे स्टॉक है हमारे पास में, अभी 2 स्टॉक बचे हैं सिर्फ यहाँ पे हमारे पास में, और उसमें से एक पीएसयू भी है इसके अंदर में, एक स्टॉक पीएसयू है, बाकी तो हट खत्म कर चुके हैं हम लोग। बट स्टोरी वही है वहाँ पे, वही स्टोरी है। पीएसयू स्टॉक के अंदर में आप इन्वेस्ट करिए अपने रिस्क में कि वो कब एग्जीक्यूशन करेंगे, कब वो प्रॉफिट देंगे, कब माहौल आएगा। ये ना भूलें अनुज जी, कुछ 6 महीने पहले ही जो म्यूचुअल फंड आए थे, 10 रुपए की एनएवी पे वो 7 रुपए भी कोट हो रहे थे, और अभी भी मुश्किल से वो 10 रुपए 12 रुपए पे आए हैं। तो डिफेंस की स्टोरी बेहतरीन स्टोरी है। स्टोरी फिर वही आती आती है वैल्यूएशन पे। आप किस वैल्यू के अंदर में एंटर कर रहे हैं, 90, 100, 150 की पी पे आप एंटर करके आप उसके अंदर में पैसा कमाएंगे, हो सकता है लकी हो जाए। मेरे हिसाब से स्टोरी अच्छी है, वैल्यूएशन बहुत ही रिडिकुलस है उसके अंदर में आज की तारीख में। मे भी उसके ऊपर और भी जाए वैल्यूएशन, कोई नहीं कह सकता इस बारे में, बट उसके ऊपर में रिस्क लेना और पैसा कमाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो मेरे हिसाब से पर्सनली अगर करेक्शन आएगा तो लेंगे, नहीं करेक्शन आएगा तो इस वैल्यूएशन पे जो डिलीवरी पैटर्न्स हैं जो कंपनियों के, जो ऑर्डर आएंगे फिर वो कब बनेंगे और कब डिलीवर होंगे, जो टाइम होराइजन देखते हुए अनुज जी, पूरा सेक्टर ओवर वैल्यूड है हमारे हिसाब से आज की तारीख में। तो एज अ सेट की मार्केट विल डिसाइड कि कौन सही है कौन गलत है, क्या मिस हुआ क्या छूट गया। बट मेरे हिसाब से इस वैल्यूएशन के ऊपर में रिटर्न कमाना काफी मुश्किल हो सकता है डिफेंस सेक्टर में। फ्लेवर है बट लेकिन उसमें आपको पेशेंस रखिए। बट इस वैल्यूएशन पे आई डोंट थिंक हम तो नहीं एंटर कर रहे हैं। अच्छा अजय जी, मुझे याद है 23-24 के बीच में आपने कमोडिटीज़ में मेटल्स के साइकिल को बखूबी खेला था। मेरा कई बार आपसे इंटरेक्शन हुआ था, उस पर आप कमिटेड रहे और काफ़ी हायर लेवल्स पे आप लोगों ने एग्जिट किया था वहाँ पे। अभी मेटल्स पे आपका व्यू क्या है, फेरस नॉन फेरस, या फिर किसी और कमोडिटी की तरफ कोई झुकाव हो जिसके मूव को आप कैप्चर कर रहे हो इस वक्त? देखिए, सब ले गया ना पैसा। जैसे वीरेंद्र जी बताया आपको कि वहां से निकले तो मेटल से प्रेशियस मेटल में पहुंच गए। अब प्रेशियस मेटल से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है कि भैया कब उसको सेटल करेंगे। तो अब वो ट्रांजिशन हो गया। बट मेरे हिसाब से हमेशा से हमारी व्यू यही रहा है, नॉन फेरस फेरस से हमेशा अच्छा रहेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, उसके प्लेयर कम है, और प्लेयर कम के अलावा उसके अंदर में एंट्री पॉइंट बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। खासकर इंडिया में तो एक ही दो कंपनियां तो हैं बस नॉन फेरस की, और हैं ही कंपनियां नहीं ना। उसमें एक एडवांटेज इंडिया में ये भी है कि उनके डिविडेंड भी अच्छे आते हैं, उसके आपके लिए स्टॉक भी अच्छा चलता है उनका। फिर वही बात आती है जो हमने कही थी, इंश्योरेंस कंपनी, पेशेंस। पेशेंस रखिए, आपको डिविडेंड देगी, आपको रिटर्न देगी। बट मेरे हिसाब से फोकस नॉन फेरस पे करिए, फेरस पे रिटर्न आना बहुत मुश्किल है। ये फेरस इज अ कमोडिटी, नॉन फेरस इज स्केर्सिटी। वहां पे आपकी, अब जिंक की कोई माइन नहीं बना सकता इंडिया के अंदर में, और जो आप देखते हैं, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से नॉन फेरस पे फोकस करिए। लेकिन वही बात आती है बाद में, बार बार विनय जी से इसी बात पे आ रहा हूँ, इंडिया की आज मार्केट के अंदर में इस वैल्यूएशन पे सेक्टर छोड़ दीजिए, एंट्री करके आपको रिटर्न कमाना अगले 12 महीने में बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो सेक्टर अच्छा है, वॉच रखिए, बट एंट्री पॉइंट को कंट्रोल रखिए, बिकॉज इन लेवल्स पे एंट्री करके रिटर्न मिलना बहुत मुश्किल है। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल, और सही धन्यवाद बात विनय कही जी। आपने कि आपका एंट्री पॉइंट बहुत ही वाजिब, बहुत ही कैलकुलेटेड होना चाहिए, और आप सभी सेक्टर्स पर अपना व्यू रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे।